नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र को स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं आज के समाचार पर। जापान रेलवे इस साल अक्टूबर में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। जापानी रेल की स्थापना की अर्थ विकसित हुई। रेल ने भाप पे चलते वाले शुरुआत की, जो टोक्यो में शिनबाशी में और योकोहामा के बीच चलता है। रेलवे अब बिजली से चलने वाले इंजनों द्वारा चलाए जाते हैं, जो अब जापान की लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं। जापानी रेल के कामकाज की 150वीं वर्षगांठ की थीम के साथ रेलवे मॉडल की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। एक पुराने रेलवे का छोटा सा मॉडल एक छोटे से डियोरामा के माध्यम से चलता है। हमने 150 साल के इतिहास का विषय निर्धारित किया और उस युग की तस्वीरें प्रदर्शित की। साथ ही आगंतुकों को में कार्यक्रम भी है। मॉडर्न रेलवे को किंग ऑफ हॉबी कहा जाता है और आप अपने पिछवाड़े में ट्रैक बिछाकर इसका आनंद ले सकते हैं। एक शौक के रूप में मॉडल कर समान ट्रैक साझा करने के लिए झटका होते हैं और आनंद लेने के लिए रेलवे मॉडल लाते हैं। मॉडल इमोन के अधिकारी कियोशी इकेजाकी ने कहा कि टोक्यो से शुरू होने वाले रेलवे का एक पुनरुत्पादन मॉडल जापानी राजधानी के अद्वितीय दृश्यों को व्यक्त करता है। ट्रैफिक जाम के कारण ट्रेन लेट चल रही है। वितरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंटेनर मालगाड़ी जापान की सबसे लंबी ट्रेन है। 50वीं से पहले ही शुरू हो गई थी। यह आधुनिक नहीं है और मुझे लगता है कि रेलवे की शुरुआत विरासत है। मुझे विश्वास है कि रेलवे एक ऐतिहासिक उद्योग और परिवहन का साधन होगा, एक मॉड्यूलर ने कहा। डियोरामा रेलवे मॉडल जापान में बदलते मौसम के दर्शाता है। एक पुरानी ईंट की सुरंग और एक लोहे के पुल से होकर गुजरता है। यह जापान का एक समुद्र और सुंदर दृश्य है। शुरुआती शोवा युग में बनाया गया पुराने रेलवे ट्रैक और अद्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी सुरंग इतिहास के वास्तविक प्रतीक है। लोगों के यात्रा करने का तरीका धीरे धीरे रेलवे से बदल करता है, इसलिए वे चाहते हैं कि रेल लंबे समय तक चले, एक अन्य मॉडलर ने कहा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने मूल मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग आज यानी 3 सितंबर को रात 11:47 पर करेगी। यह नासा का दूसरा प्रयास है। दरअसल 29 अगस्त को रॉकेट में 4 में से 3 इंजन में आई तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम की वजह से इसका लॉन्च टाल दिया गया था। अब इसे शनिवार को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में चंद्रमा की ओर रवाना किया जाएगा। अमेरिका 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रही है। आर्टेमिस एक इसी दिशा में पहला कदम है। यह प्रमुख मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है जिसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा जाएगा। इस फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद के आसपास सही हालात है या नहीं। साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं। नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम, मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार यह खाली रहेगा। यह मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है, जिसके बाद यह धरती पर वापस आ जाएगा। स्पेसक्राफ्ट कुल 20,29,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अपोलो मिशन की आखिरी और 70वीं फ्लाइट ने 1972 में उड़ान भरी थी। इस मिशन की परिकल्पना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी ने सोवियत संघ को मात देने के लिए की थी। उनका लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं था, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अमेरिका को दुनिया में पहले स्थान पर स्थापित करना था। हालांकि अब करीब 50 साल बाद माहौल अलग है। अब अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए रूस या चीन को मात नहीं देना चाहता। नासा का उद्देश्य पृथ्वी के बाहर स्थित चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है। चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहां की बर्फ और मिट्टी से ईंधन, खाना और इमारतें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। नासा ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल के एल ऑडिटर ने अनुसार 2012 से 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर $93 बिलियन यानी 7,434 अरब रुपए का खर्च आ जाएगा। वही हर फ्लाइट $4 बिलियन यानी 327 अरब रुपए की पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर अब तक
$37 बिलियन यानी 2,949 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने कथित ठग सुरेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में शुक्रवार को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। मामले में गवाह के तौर पर नोरा से दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की थी। अभिनेत्री सुबह करीब 11 बजे पहुंची और अपना बयान दर्ज कराने के बाद शाम करीब 6 बजे कार्यालय से निकल गई। उनसे ठग सुरेश से मिले उपहारों के बारे में पूछताछ की गई। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने सुरेश, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य एक खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की उगाही की थी। मुजफ्फर पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ डमी है, सरकार का रिमोट कंट्रोल तो भ्रष्टाचार के सम्राट और जेल से निकले लालू प्रसाद यादव के पास है। वे पलटी मारने में माहिर हो चुके हैं। इसका उदाहरण उन्होंने एक बार से गठबंधन तोड़कर पेश किया। कहा कि सरकार बदलने के साथ बिहार में अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राजधानी में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना घट रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। हमारी सरकार थी तो महिलाएं और छात्राएं भयमुक्त होकर कहीं भी आ जा सकती थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अगर महिलाएं अकेली जा रही है तो पिस्तौल दिखाकर उनके जेवरात उतरवा लिए जा रहे हैं। महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पर आपराधिक मामले दर्ज है उन्हें कानून मंत्री बना दिया और जो चावल घोटाले में संलिप्त है उसे कृषि मंत्री बना दिया गया। सरकार की बानगी देखिए, इससे पता लग जाएगा कि आखिर ये किस प्रकार की सरकार है। हालांकि बात जब उठी तो कानूनी मंत्री से इस्तीफा दिलवाया गया, तो ये इस्तीफा तो झांकी है, सरकार का इस्तीफा अभी बाकी है। जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, आज उनके इर्द गिर्द चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचारी ही भरे पड़े हैं। अब क्या करेंगे, इसलिए हमें उन्हें डमी सीएम बता रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सज्ज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 5 सितंबर को अहमदाबाद आकर रिवर फ्रंट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा यहां पर 52,000 बूथ प्रतिनिधि के साथ संवाद करने के साथ ही वे प्रभारी नेता सहित प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकर राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बीच उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में ढील, बूथ स्तर पर कमजोर प्रबंधन जैसे कारणों की जानकारी मिलने के बाद राहुल गांधी ने सभी बातों को ध्यान में रखकर पार्टी को पहली बार बूथ स्तर पर ध्यान केंद्रित कर बूथ प्रबंधन पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर राहुल गांधी का बूथ प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी उम्मीदवारों के चयन और चर्चा करेंगे और इसके बाद कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। इसी दिन स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की सूची घोषित करने की योजना बनाई गई है। पहली सूची में 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने रिमांड के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने हत्या की साजिश रचने की बात भी कबूली है। गोवा पुलिस के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है कि हालांकि गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी होगी तो मीडिया को बता दिया जाएगा। पुलिस सूत्र के मुताबिक सुधीर साजिश के तहत सोनाली को गुरुग्राम से गोवा लाया था। गोवा में शूटिंग की कोई योजना नहीं थी। सोनाली की हत्या की साजिश बहुत पहले ही रच दी गई थी। गोवा पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं जो सुधीर सांगवान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। 23 अगस्त को गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड की जांच गोवा के अंजुना थाना की पुलिस कर रही है। सुधीर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का, जबकि इन दोनों के साथी रूम बॉय दत्ता प्रसाद गावकर, कर्लिज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांडरेकर के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का केस दर्ज किया गया है। पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को साजिश रचकर मारा है।
दत्ता प्रसाद ने सुधीर को 12,000 रुपए में ड्रग्स उपलब्ध कराई। इस काम के लिए सुधीर ने दत्ता को 2 बार में 5,000 रुपए और 7,000 रुपए का भुगतान किया था। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग के इस्तेमाल का विरोध नहीं किया। रमा मांडरेकर नशा तस्कर है जिसके दत्ता प्रसाद ने ड्रग्स लेकर सुधीर को दी थी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी, उन्हें पानी में मिलाकर मेथाम्फेटामाइन केमिकल दिया। तीनों ने अपने होटल के कमरे में एमडीएमए को सूंघा और सुधीर पानी की बोतल में बचा हुआ एमडीएमए कल्लिस क्लब में गया। सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर वही पिलाते नजर आ रहे हैं। ड्रग्स की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबियत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम ले गए। वहां सोनाली को उल्टियां हुई। कुछ देर बाद वे वापस आकर डांस करने लगी। 4:30 बजे के करीब फिर टॉयलेट ले गए लेकिन वह खुद चल नहीं पा रही थी, नहीं खड़ी हो पा रही थी। सुधीर सुखविंदर उसे लेकर गए तो वह टॉयलेट में ही सो गई। वे दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह दोनों पहले सोनाली को पार्किंग एरिया में ले गए, वहां से ग्रेड लियोनी रिजॉर्ट लाए जहां से अस्पताल लेकर गए। वही ड्रग्स की बोतल लेडीज टॉयलेट में छिपा दी। वक्त हुए छोटे से ब्रेक का। एक बार नजर करते हैं आगे की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं में कलह की स्थिति बन गई है। गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने बंटवारे पर कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई। रात में ही उनके 2 समर्थक मेयर इन काउंसिलिंग यानी MIC मेंबर ने इस्तीफे दे दिए हैं। वही शनिवार को विधायक गौर के बंगले पर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के पादर्शों की बैठक बुलाई। इसमें प्रमुख नेता भी शामिल हुए। विधायक गौर ने कहा कि 45 साल के गोविंदपुरा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। शहर सरकार को विधानसभा क्षेत्र का सम्मान रखना था। MIC मेंबर नाराज है इसलिए ही इस्तीफे दिए हैं। वे मुझसे बात करने आए, उन्होंने चर्चा की, संगठन में भी अपनी बात रखी थी। बता दें कि महापौर मालती राय ने शुक्रवार शाम को MIC सदस्यों की मीटिंग ली थी। इसके बाद विभागों का बंटवारा किया गया था। बंटवारे के करीब 4 घंटे बाद ही कलह की स्थिति बन गई थी। सदस्य जितेंद्र शुक्ला और छाया ठाकुर ने विभागों से इस्तीफे दिए। शुक्ला को वित्त एवं लेखा और ठाकुर को शहरी गरीबी एवं उपशमन विभाग मिले थे। नगर निगम के चुनाव में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कुल 17 पादर्श जीते हैं। इनमें से 2 को MIC में शामिल किया है। उन्होंने विभागों से अपने इस्तीफे दिए हैं, यानी वे MIC मेंबर तो है लेकिन विभाग नहीं रखना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रधान से लेकर पादर्श और चाय बेचने वाले आतुर है। कांग्रेस की ओर से छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने आवेदन कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में चाय बेचने वाले देवेंद्र कुमार ने भी आवेदन किया है। उनका यह आवेदन मीडिया के साथ सियासी गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बना। दरअसल देवेंद्र कुमार उर्फ डीके शिमला के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कैंटीन चलाते हैं। डीके ने शिमला शहरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा है और आवेदन किया है कि डीके भाई के नाम से कार्यकर्ताओं में मशहूर देवेंद्र की दावेदारी पर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पर सभी को पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है। देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह बीते 18 साल से कांग्रेस भवन में कैंटीन चला रहे हैं। वे साल 1982 से यूथ कांग्रेस में जुड़े थे और 30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए शिमला शहरी हॉट सीट बन गई है। यहां पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 40 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में नगर निगम के पूर्व महापौर एवं पूर्व विधायक आदर्श शुद्ध, उप महापौर हरीश जनार्था, महासचिव यशवंत छात्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चौहान, सुरेंद्र चौहान सहित कई दिग्गज नेता शामिल है। यशवंत छात्रा हाली लाज के सबसे करीबियों के में शामिल है। वीरभद्र सरकार के समय वे हुमुड़ा के उपाध्यक्ष रहे। जितेंद्र चौधरी ने भी शहरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी जताई। जितेंद्र 2 बार नगर निगम के भराड़ी वार्ड से पारदर्श रह चुके हैं। इनकी पत्नी पर इस वार्ड की पारदर्श है। जितेंद्र चौधरी आनंद शर्मा के करीबियों में से गिने जाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि 697 लोग ने ऑनलाइन और 670 ने ऑफलाइन आवेदन किया है। कुल
1347 आवेदन मिले हैं। बता दें कि इस बात कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रधान पारदर्श से लेकर कई बड़े नेताओं ने आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवाणी मस्जिद के बाद बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शुक्रवार को बदायूं सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर ली है। इस पर सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया समिति, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं जिला मजिस्ट्रेट और प्रमुख सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता और अखिल भारतीय विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल से दैनिक आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ भाजपा के सीआर पाटिल और राज्य के मंत्री हर्ष संघवी को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में सूरत में मामला दर्ज किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता प्रताप छोड़वाड़िया की शिकायत पर उमरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इटालिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पाटिल और गृह राज्य मंत्री संघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सोरठिया पर हमला होने के बाद इटालिया ने 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिनमें उन्होंने कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की। वीडियो में इटालिया ने कहा कि भाजपा के 100 गुंडों ने सोरठिया पर हमला किया। हमले के दौरान उनके सिर में चोट उपचार के लिए उन्हें सूरत के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उमरा थाने के निरीक्षक एच राजपूत ने बताया कि हमले की जांच की जा रही है। इटालिया ने कथित तौर पर कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव खत्म होने तक कुछ भी कर सकने के बाद आप खून की एक एक बूंद का बदला लेगी। प्राथमिकी में कहा गया कि इटालिया ने राजनीतिक रूप से सम्मानित लोगों को बदनाम किया और सोरठिया पर हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लोगों को सूरत के कपोद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने के लिए उकसाया था। यह घटना 30 अगस्त को आप नेता मनोज सोरठिया पर गुजरात के सूरत में सिमंडा नाका के पास मारपीट की गई थी। हमले के दौरान मनोज सोरठिया के सिर पर चोटें आई, काफी खून भी निकला। आपने घटना पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। आईएनएस विक्रांत के आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी की झलकियों का है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने देश को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। जब आईएनएस विक्रांत पर सवार था तो उस गर्व की भावना को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कमीशनिंग सेरेमनी की झलकियां है। इस वीडियो भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, अभूतपूर्व विरासत और अतुलनीय पराक्रमों से भरा है। 2 मिनट 52 सेकंड की यह वीडियो में कार्यक्रम की सभी यादों को संजोया गया है। आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसकी जीत जागती तस्वीर विक्रांत है। अगर समंदर और चुनौतियां अनंत है तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय योगदान है विक्रांत। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ कल पूर्व विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76वीं सदी हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर के स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला की भी मदद ली गई थी। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का पार्थिव शरीर आगरा से उनके पैतृक नगर सदाबाद के लेकर
कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंचे। यहां उनके श्रद्धांजलि देने के लिए काफी लोग मौजूद थे। कई राजनेता भी पहुंचे हुए थे। जिले के कई कस्बों में बाजार बंद रहे। उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में हाथरस के लेबर कॉलोनी पार्क में पहुंचेगा। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार देर रात आगरा में निधन हो गया था। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया। हाथरस में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब हम एनडीए से अलग हुए तो मणिपुर के हमारे सभी 6 विधायक आए और हमसे मिले और हमें आश्वासन दिया कि वे जदयू के साथ है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। वे विधायकों को पार्टियों से तोड़ रहे हैं। क्या यह संवैधानिक है? विपक्ष 2024 के चुनाव के लिए एकजुट होगा। जदयू प्रमुख राजीव रंजन ललन सिंह ने भी मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के विधायक के भाजपा में शामिल होने के मामले में राजनीतिक खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को कहा कि विलय भाजपा द्वारा धन बल का उपयोग करके। जदयू प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल करके किया। पीएम के लिए विपक्षी दलों का साथ आना भ्रष्टाचार है। वे जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन जदयू करेगा। 2023 तक एक राष्ट्रीय पार्टी बने। जदयू प्रमुख ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों ने 7 सीटें जीती, जबकि मणिपुर में विधायकों ने भाजपा को हराकर 6 सीटें जीती। जदयू 2023 में एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। राजीव रंजन ललन सिंह ने यह भी कहा कि 2020 में भाजपा के विधायकों ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और मणिपुर में विधायकों को तोड़ने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया गया। जदयू प्रमुख ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और सदाचार की परिभाषा बदल रहे हैं। एक भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में शामिल होने के बाद साफ सुथरा हो जाता है। लल्लन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और सदाचार की परिभाषा बदल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह एक गुण है। यदि विपक्षी दल एक मंच पर आ रहा है तो यह भ्रष्टाचार है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के 2 बार में मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक चौहान ने भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बीते कुछ दिनों में दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं। कयास लगाए जाने लगे हैं कि महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। चौहान के साथ कई अन्य कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी है। इस सियासी उठापटक के बीच सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह खुद मुंबई पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान चौहान की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। अशोक चौहान ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान,
प्रणीति शिंदे, धीरज देशमुख जैसे विधायक भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। इन सभी के भाजपा के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। पिछले कई महीने से महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब राज्य में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस विधायक लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र का विकास नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस विधायक विकास कार्यों के लिए फंड न जारी करने के आरोप भी लगते थे। इसको लेकर विधायकों ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर शिकायत की थी, हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेतृत्व के रवैये से विधायकों में नाराजगी थी। प्रमोद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता असमंजस में है। हर किसी को अब लगने लगा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य ठीक नहीं है। लगातार एक के बाद एक चुनावों में मिलती हार ने नेताओं की चिंता और बल दिया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक भी अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। भाजपा के मजबूत विकल्प उन्हें फिलहाल नहीं दिख रहा है। मुरादाबाद मंडल के 2 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी, साथ ही सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है, प्रदेश अध्यक्ष के गृह जनपद में बैठक करने आया हूं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य की योजनाएं भी बताई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री के सामने सरकारी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे से उड़ान समेत कई मुद्दे जनप्रतिनिधियों ने उठाए। बैठक में भाजपा विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, भोपाल अंजान, साध्वी गीता प्रसाद, पूर्व विधायक राजेश चुन्नू, के मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, गुलाटी और राहुल सेठी आदि मौजूद रहे। रोकटोक के बीच सदा सांसद और विधायक भी पहुंचे। सर्किट हाउस मुरादाबाद जिले का सपा विधायक और सांसद भी सर्किट हाउस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। उनके वाहनों को पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट की व्यवस्था की थी। शनिवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी यातायात अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली की ओर से मुरादाबाद की ओर जाने वाले ट्रैक, रोडवेज और प्राइवेट बसों का पाकबड़ा 0 पॉइंट से पूरा टोल प्लाजा के पास स्तंभ कट भी तरफ भेजा जाएगा। यहीं से वापसी की जाएगी। हैदराबाद राज्य की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का उद्घाटन करेंगे। रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें हैदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न पक्षों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने उस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी। रेड्डी ने तीनों मुख्यमंत्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में उद्घाटन दिवस मनाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित करें। हैदराबाद राज्य निजाम शासन के अधीन था और पुलिस ने भारत में इसका विलय कराने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम से अभियान चलाया था, जो 17 सितंबर 1948 को समाप्त। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी इस कार्यक्रम पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है। AIMIM की ओर से मैंने गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखा है। मुक्ति के बजाय राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। इस बार शनिवार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सौगात लेकर आया
सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में 2 नए जिलों की घोषणा की। उन्होंने सारंगगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सारंग, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई को नए जिले के रूप में घोषित किया। इस मौके पर उन्होंने दोनों जिलों के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। गौरतलब इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही राज्य के 29वें जिले के रूप में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की घोषणा की गई थी। 2 दिन में राज्य को 3 नए जिले की सौगात मिली। इस तरह अब राज्य में कुल 31 जिले हो गए हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई के विकास और जिले में निर्माण कार्यों के लिए 931 करोड़ 37 लाख रुपए की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि नए जिले बन जाने के यहाँ के निवासियों का विकास होगा, यहाँ शासन प्रशासन की लोगों तक पहुंच और मजबूत बनेगी। इसके कारण विकास कार्यों को और तेजी के साथ कराया जा सकेगा। उन्होंने सारंगगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के कहा कि 1950 में सारंगगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। आज सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिले के रूप में अस्तित्व में आए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों जिले के सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसका आम लोगों को लाभ भी मिलेगा। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 29वें जिले के रूप में माहोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसे राजनांदगांव जिले से अलग किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसके कारण लोगों को मुख्यालय तक पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। कई बार तो उन्हें 170 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। उन्होंने इस मौके पर नए जिले के लिए 160 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर जारी स्पेसेस के बीच राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली चले गए। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे 2 दिन में मामले में फैसले ले लेंगे। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि राज्यपाल दिल्ली से लौटते ही मामले में जारी सभी संदेहों को दूर कर देंगे। हालांकि राजभवन के सूत्रों ने कहा है कि चिकित्सा जांच के लिए एक व्यक्तिगत यात्रा है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे के आकलन को लेकर मंत्रियों बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दरअसल झारखंड के कुछ 264 प्रखंडों में से 112 प्रखंड सूखे जैसी स्थिति सामने आई है। सूत्रों की माने तो इस दौरान राज्य की राजनीति पर चर्चा हुई। इस बीच रायपुर के झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 5 तारीख को हमारा सदन है और वहां पर हम जनता को अपनी बात बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश हो रही है। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ्य करने की साजिश हो रही है। इस साल 12 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पिछले साल रांची में अपने नाम पर पत्थर उत्खनन पट्टे के लिए स्वीकृति प्राप्त की, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं को उल्लंघन है। इस मामले की शिकायत भाजपा ने राज्यपाल से की और सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। इसके बाद मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। करीब 2 महीने चली जांच के बाद 25 अगस्त को चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी। तब से सोरेन की विदाई जाने के कयास लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार से जिलों की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में नए जिले खैरागढ़, छई खदान, गंडई को जिले का शुभारंभ किया। इसके पहले सीएम ने रायगढ़ के सारंगगढ़ पहुंचकर प्रदेश के 30वें जिले सारंगगढ़, बलाईगढ़ का उद्घाटन किया। दोनों जिलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही हर ओर जयकारे लगे और लोगों ने हार और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को तिरंगा गमछा भी पहनाया गया। खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें से 350 करोड़
96,31,000 रुपए के 82 कार्यों का भूमि पूजन 13 करोड़ 59 लाख में होगा और 13 कार्यों का लोकार्पण शामिल होगा। इस अवसर पर उन्होंने 213 हितग्राहियों को 37,48,000 रुपए की सामग्री का वितरण भी किया। इससे पहले खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री का 36 प्रकार के छत्तीसगढ़ व्यंजनों से तुला दान किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सारंगढ़ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि जैसे बस्तर का दशहरा प्रसिद्ध है, वैसे ही सारंगढ़ का दशहरा भी प्रसिद्ध है। सीएम ने कहा कि पौने 4 साल में हमारी सरकार ने महिला, बच्चों, आदिवासी, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। किसानों को भी संख्या 15 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गई है, उसकी संपन्नता बड़ी है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन जागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश के 347 नगरीय निकायों का चुनाव करने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग शेष बची 46 नगरीय निकायों को चुनाव कराएगा। इसके लिए आयोग ने शुक्रवार को 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग के अनुसार 27 सितंबर को सभी निकायों में मतदान कराया जाएगा, वहीं 30 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने देश की शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी। खान ने कहा कि वे उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने से बाज आए, वरना वे इस्लामाबाद के लिए बड़ा मार्च निकालेंगे। पाकिस्तान के सर्वाधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत के गुजरात में एक सभा में इमरान खान ने कहा कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। ये सिलसिला अप्रैल में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद से चालू है। शनिवार को इमरान खान के हवाले से यह रिपोर्ट दी है कि इसमें इमरान ने चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा सरकार ने पीटीआई समर्थकों को निशाना बनाया बंद नहीं किया तो इस्लामाबाद में आजादी मार्च निकाला जाएगा। इमरान ने कहा, मैं आज पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप राजनीतिक उत्पीड़न करते रहे तो हमारा न्याय आंदोलन इस्लामाबाद कुछ करेगा और आपके पास बचने के लिए कुछ नहीं होगा। खान ने हाल ही में अपने करीबी सहयोगी शाहबाज गिल सहित पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद यह चेतावनी दी थी। 59 साल के पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के गिल पर कथित रूप से बल प्रयोग करने के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गिल को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया। खान ने कहा कि सरकार ने पत्रकार जमील फारूकी को भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें अपमानित किया गया।
हलीम आदिल के खिलाफ भी कई मामले हैं, उसे जेल में भी प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दिए भाषण में युवाओं से कहा कि उन्हें एक साथ मिलकर देश के न्यायिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। शिवसेना के बागी शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। कदम ने कहा कि एकनाथ शिंदे के कारण बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना बच गई, वरना उद्धव व आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी पार्टी का भाजपा में विलय हो जाता। कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को मानने के बजाय राकांपा प्रमुख शरद पवार की बातों को मान रहे थे। असल में एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार बदली और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पिता पुत्र को छोड़कर पूरी शिवसेना भाजपा में जाने के लिए तैयारी थी। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मराठा लोगों से नफरत करते हैं। उन्होंने केवल मराठा नेताओं का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे बढ़ने वाले मराठा नेता पसंद नहीं है। कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जहां भी सभा करेंगे वहां जाकर वे सभा करेंगे। कदम ने आरोप लगाया कि राकांपा नेता व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार सुबह 7 बजे मंत्रालय में बैठ जाते थे, वहीं राकांपा प्रमुख शरद पवार सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते थे। उन्होंने मंत्रालय में बैठकर राकांपा के कई पूर्व विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड दिया। पवार राकांपा का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के कई जिलों को मिलाकर उप राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश किया है। उन्होंने प्रस्तावित एससीआर में लखनऊ के अलावा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल करते हुए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ में मेट्रो रेल के अगला चरण शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विकास प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से लखनऊ एवं मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, उसकी वजह से प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग यहां आकर बसना चाहते हैं। इस वजह से आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए लखनऊ के साथ ही आसपास के शहरों का भी सुनियोजित विकास के लिए एसीआर का गठन जरूरी हो गया है। उन्होंने आवास विभाग के अधिकारियों को एसीआर गठन को लेकर शीघ्र कार्य योजना उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ ने मेट्रो की सेवा में यात्रियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए दूसरे चरण की मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 1 सप्ताह में तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर जल्द शुरू करने और नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बटलर झील और सीजी सिटी में वेटलैंड के पुनरुद्धार की कार्यवाही तेज करने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने राजधानी में एक आधुनिक सुविधा युक्त कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए 35 करोड़ भूमि यचन करने और अवध शिल्पग्राम और काकोरी शहीद स्मृति उद्यान को डायनेमिक फसाड लाइटिंग से सजाने के भी निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी सपा के तेवर बदल गए। पार्टी जल्द ही नई रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आएगी। इस कार्यक्रम में पार्टी सक्रिय सदस्यों को बूथ प्रबंधन से लेकर मतदान के वक्त की सतर्कता की बारीकाई समझाएगी। विभिन्न चुनावों में सामने आई खामोशियां तोड़ भी ढूंढा जा रहा है। इसके लिए वरिष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल निकाय चुनाव को पार्टियां लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है। विधानसभा चुनाव में बने महागठबंधन से सहयोगियों के छिटकने के और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के नया मोर्चा तैयार करने की कवायद से सपा भविष्य के खतरे को लेकर सतर्क हो सकी है। यही वजह है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव सपा अकेले लड़ सकती है, किसी बड़ी पार्टी से फिलहाल गठबंधन का इरादा नहीं।
ऐसे में हर स्तर पर किल कांटे दुरुस्त करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए रणनीतिकार बूथ प्रबंधन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहले प्रदेश में 1 लाख बूथ थे जो 1,75,000 से ज्यादा हो गए हैं। अभी इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नेतृत्व में एक टीम निगरानी कर रही है। जिस इलाके में सपा के परंपरागत वोट बैंक है वहां से बूथ को कई किलोमीटर दूर करने जैसे मामले सामने आए हैं। इससे आयोग को अवगत कराने के साथ ही भविष्य में मतदाताओं को बूथ पर लगाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। पार्टी पहले 3 साल से लिए सदस्य बनाती थी, लेकिन वर्ष 2017 से 5 साल के लिए सदस्य बनाए जा रहे हैं। ऐसे में रणनीतिकारों का मानना है कि बूथ स्तर पर हर जाति को जोड़ना जरूरी है। हर विधानसभा क्षेत्र में औसत 350 से 400 बूथ है। हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने के लिए खास अपील की। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन के केजरीवाल ने कहा कि हमें भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें उनके पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। उन्होंने कहा आप सभी लोग भाजपा में ही रहो, भाजपा पेमेंट करती रहे, पेमेंट उनसे लो, लेकिन काम हमारे लिए करो। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, आप सभी की सभी मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा करूंगा। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मनोज सोरठिया पर हमले को लेकर खुद दुख जताया। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिंदू संस्कार नहीं है। उन्होंने भाजपा पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, इस कारण हमले हो रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं है, हमें संयम रखना है। जब चुनाव होगा तो हमें बटन दबाकर अपना गुस्सा जाहिर करना होगा। उन्होंने कहा हम कांग्रेस नहीं है, इसलिए अपने तौर तरीके बदल लो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। केजरीवाल ने कहा हमने एक सर्वे कराया है, इसमें सूरत की 12 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। उन्होंने कहा वक्त कम है, इसलिए आप सभी अपने अपने स्तर पर प्रचार करें। उन्होंने कहा 27 साल तक भाजपा ने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव के 3 महीने पहले फिर से इन्हें लॉलीपॉप देंगे। सूरत में एक रैली के दौरान गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल व मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए गुजरात आप प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। खबरों में बस आज इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।